से पार्ट 2 लेक्चर सीरीज ऑन नियर पीयर। अभी तक आपने काफ़ी ज़्यादा वीडियोस में डिस्कशन देखी कि किस तरीके से डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं इंग्लिश ऐसे के, किस तरीके से आपने इंट्रोडक्शन लिखना है, कैसे आपने ऐसे को कंस्ट्रक्ट करना है। सो यू हैव बेसिकली गॉन थ्रू a lot of different aspects of English essay already. From here onwards, we're going to build on the foundation that you have already created in the lecture so far. और उस फाउंडेशन के ऊपर, उस बुनियाद के ऊपर हम मजीद डेप्थ में जाकर ऐसे की मुख्तलिफ चीज़ों को, उसकी डिफरेंट एस्पेक्ट्स को और उसकी नुआंसेस को डिस्कस करेंगे और उनको डेप्थ में देखेंगे। आज की वीडियो का मकसद जो फिलोसफी ऑफ द ऐसे एग्जाम है, ये मेरे नज़दीक एक बहुत अहम एक नुक्ता है जिस पर बड़ी बहस की ज़रूरत है। तो हमारी जो डिस्कशन होगी वो इन एस्पेक्ट्स के गिर्द घूमेगी। मैं आपको अपने से कोई बात इसके अंदर ऐड नहीं करूंगा, ऑब्वियसली इट्स गोइंग टू बी माय इंटरप्रिटेशन, बट आई एम गोइंग टू गिव यू सॉलिड एविडेंस एंड प्रूफ एज टू व्हाट आई थिंक is the reason why there is an essay exam to begin with in this competitive examination. और अगर आप उस अंडरलाइंग फिलोसफी को, उस फलसफे को समझ जाएं कि वो क्या वजह है कि जिसकी वजह से एफपीएससी ने एग्जाम रखा है सीएसएस का, तो अगर आपको वो वजह समझ आ जाएगी तो आपको पता भी होगा कि आपने अपनी एनर्जीज किस तरह डायरेक्ट करनी है। तो हम पहले एनालिसिस करेंगे ऐसे के सिलेबस का जो एफपीएससी ने दिया है, फिर हम उसको रिलेट करेंगे एफपीएससी के सिलेबस को जो अभी तक आपने पहले चीजें डिस्कस की हैं उनके साथ, और फिर हम एग्जामिनर्स रिपोर्ट जो डिफरेंट टाइम्स पे ऑफिशियल सीएसएस की एग्जामिनेशन रिपोर्ट्स निकली हैं 2014, 16, 17 और 18 में, उनका एनालिसिस करेंगे और उनकी बेसिस पे हम फिर इस चीज को डिड्यूस करेंगे कि ऐसे का एग्जाम रखने का मकसद क्या है। तो सबसे पहले अगर हम इंग्लिश ऐसे का कोर्स जो एफपीएससी ने दिया उसमें क्या कह रहा है एफपीएससी? Candidates will be required to write one or more essays. It's always one because जब आपका क्वेश्चन पेपर आता है उसके ऊपर लिखा होता है attempt one essay. A wide choice of topics will be given. Candidates are expected to reflect comprehensive and research-based knowledge on a selected topic. Candidates' articulation, expression, and technical treatment of the style of the English essay writing will be examined. अब हम इसको, अगर वो बातें जो अभी तक हमाद ने आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस की हैं कि वो जो 3 एस्पेक्ट्स डिस्कस किए थे बेसिक इंग्लिश, कंटेंट और स्ट्रक्चर के, तो इसके सिलेबस के साथ उसे कॉरेस्पॉन्ड करें, तो जिसको एग्जामिनर आपकी आर्टिकुलेशन, आपका एक्सप्रेशन कह रहा है, वो आपकी इंग्लिश की जो लैंग्वेज की कमांड है, आपकी लिंग्विस्टिक कमांड, उसके अंदर कवर होता है। जो वो कहता है कि आपका ऐसे कॉम्प्रिहेंसिव और रिसर्च बेस्ड होना चाहिए, इसका मतलब है कि एग्जामिनर आपसे अच्छा कंटेंट डिमांड कर रहा है, इस एस्पेक्ट पे वो आपके नॉलेज की बात कर रहा है। और तीसरी चीज जिसे वो टेक्निकल ट्रीटमेंट कहता है, वो स्ट्रक्चर की बात कर रहा है, और ये टेक्निकल ट्रीटमेंट और ये स्ट्रक्चर आपकी आउटलाइन में भी रिफ्लेक्ट करता है और आपकी बॉडी के अंदर भी रिफ्लेक्ट करता है। और हम अगली वीडियोस में देखेंगे, मैं आप बहुत डेप्थ में जाके आपको बताऊंगा कि स्ट्रक्चर कैसे क्रिएट करते हैं, पैराग्राफ, एक पैराग्राफ के अंदर, पैराग्राफ्स के बीच में, डिफरेंट पैराग्राफ्स के दरमियान, और पूरे एक ओवरऑल जो ऐसे जिसको जो एक इनडिविजिबल कॉम्पोजिट होल है, वो कैसे आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले हम 2014 की एग्जामिनर रिपोर्ट पढ़ते हैं। एग्जामिनर रिपोर्ट्स बेसिकली उस साल के बाद ऑफिशियली एफपीएससी निकालती है, जिसके अंदर वो मुख्तलिफ जो उसने गलतियां, कोताहियां कैंडिडेट्स की देखी हैं उनके ऊपर वो एनालिसिस करते हैं। सो लेट्स सी ऐसे के ऊपर क्या कहता है। सो द एग्जामिनर सेज question paper was set to evaluate the performance of the candidates in terms of their conceptual, linguistic, and writing competencies, but common trends observed were lack of conceptual clarity, shallow knowledge of subject, grammatical mistakes, and inappropriate choice of vocabulary, and stereotype answers. Majority of the candidates did not follow the norms of confrontational discourse and wrote isolated sentences rather than incohesive paragraphs. The ability required in CSS is extensive reading, holistic and appreciable performance approach in the subject, but majority lacked these characteristics. अभी just start taking a mental note of all these things because मैंने इन सबको extract करके आगे आपको के लिए, आसानी के लिए भी चीज explain की है. So just take a mental note of this because I want this you guys to internalize this deeply. The performance in English essay, this is from the 2016 examination report, was unsatisfactory. Out of the total
9,643 candidates that appeared. A significant majority, 81% failed in the subject. Ideas presented were random. The argument was without any logical reasoning or research-based facts. There was neither coherence nor creativity. The candidates were neither able to build an argument from multiple angles nor substantiated it with facts. The outline of the essay was not properly structured. In many answer scripts, aspects mentioned in the outline were not discussed in the essay. 2017, this is the year that we gave the examination. The standard essay was examined on footing of argumentation, content, language, and intellectual signifier. The quality and level of critical argumentation on the whole was very poor. Most of the candidates were unable to identify the dormant contention in topics. कि उन्हें समझ ही नहीं आई कि अंदर टॉपिक क्या टॉपिक डिमांड क्या कर रहा है. और आप नोट भी करेंगे कि 2017 के जो टॉपिक्स थे वो थोड़े से ट्रिकी थे. इन मोस्ट पेपर्स कंटेंट वर इनएडिक्वेट एंड इररेलेवेंट. काफी नहीं था और कुछ केसेस में रेलेवेंट ही नहीं था. Most worrying aspect of essays was the wrong use of English language. The sentence structure was glaringly flawed. Moreover, grammatical and spelling mistakes were rife. The intellectual level of essays was mediocre and candidates were unable to even grasp the topic of the essay. 2018. Candidates were at their best in topics involving critical and subjective approach. In topics like democracy in Pakistan, rule of law, safeguarding human rights, fight against terrorism, जो subjective हैं कि जिनके ऊपर मुख्तलिफ आरा हो सकती हैं, तो different लोगों की interpretation हो सकती है. On the other hand, in topics that were of objective nature, global warming, CPEC, reliance on crammed knowledge, इन topics के अंदर जिन पे objective nature के topics थे, scientific nature के topics थे, या जिन पे एक आपको research based analysis चाहिए था, there was a reliance on crammed knowledge, dull monotony, and repetition of stereotypical information was observed. A significant number of the candidates did not have a clear sense of the essentials of a comprehensive essay or the features which differentiate an essay from other forms of writing. Candidates must know about the qualities of a standard essay and the standard expected by the commission in the competitive exam. अब मैंने इन सारी बातों को, इन चारों एग्जामिनेशन रिपोर्ट्स को 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया है कि अगर मैंने ये चारों एग्जामिनेशन रिपोर्ट्स बड़ी डिटेल से पढ़ी, इनके एक एक जो ऑपरेटिव वर्ड्स उन्होंने यूज किए हुए मुख्तलिफ, उनको मैंने सेग्रीगेट किया और and I found that they can broadly be categorized into 4 things. First is the English language skills. Second is the identification of the central theme. Third is knowledge and content. And fourth is critical thinking skills. So English language skills. इसके ऊपर एफपीएससी ने जो हमने चारों रिपोर्ट्स देखी हैं, उनमें से मैं वो स्पेसिफिक टर्म्स एक्सट्रैक्ट करूं जो मैंने इसके अंदर कैटेगराइज किए हैं. तो एफपीएससी कहती है कि लैंग्वेज स्किल्स के अंदर ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नजर आती हैं, इनअप्रोप्रिएट चॉइस ऑफ वोकैबुलरी होती है, रॉन्ग यूज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज होता है, सेंटेंस स्ट्रक्चर वाज ग्लेरिंगली फ्लॉड, ये हमने अभी पढ़ा है, स्पेलिंग मिस्टेक्स बहुत कॉमन होती हैं. तो अब इसके अंदर जरूरी है ऐसे के अंदर कि ऐसे के आपके अंदर बेसिक इंग्लिश आपकी ठीक हो. वोकैबुलरी बहुत ज्यादा लोग जो जीआरई की वोकैबुलरी तैयार करते हैं और रट्टा लगाकर वर्ड्स को याद करने की कोशिश करते हैं, दे ऑफ्टन फेल टू अंडरस्टैंड दैट एवरी वर्ड हैज डिफरेंट एटिमोलॉजी एंड इट हैज अ वेरी डिफरेंट एटिमोलॉजिकल यूज. और अगर आप उसका सिर्फ लफ्ज का मतलब देख रहे हैं और उसकी सेंस आपको नहीं पता, तो इसीलिए a lot of people make such kind of mistakes. Some people try to become far too verbose and they become very pompous and pretentious in their writing. तो आपको बहुत ये ख्याल रखने की जरूरत है कि आप कोई रिसर्च पेपर नहीं लिख रहे, ना ही आप कोई आपको इस तरह की जरूरत है कि आप बहुत मुश्किल अंग्रेजी का इस्तेमाल करेंगे तो आप पास होंगे. रादर योर इंग्लिश शुड नाइदर बी like a kid who is in grade 5 nor like a PhD candidate. तो इन दोनों के बीच में, चूंकि CSS के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो आपकी जो बैचलर्स की तालीम है, तो बैचलर्स का और मास्टर्स लेवल का बंदा जिस तरह की अंग्रेजी लिखता है, अच्छी, डिसेंट, वेल आर्टिकुलेटेड, उसकी जरूरत है. ओवर क्वालिफाइड PhD लेवल की अंग्रेजी की जरूरत इसमें नहीं है. इसी तरीके से आपकी यानी बेसिक अंग्रेजी एक क्राइटेरिया होगा कि आपकी इंग्लिश लैंग्वेज बेसिकली वो ठीक हो. दूसरा, आइडेंटिफाइंग द सेंट्रल थीम. इसके अंदर जैसे एफपीएससी ने कहा था कि डॉर्मेंट कंटेंशन क्या है, यानी वो छुपी हुई बात है, हिडन बात है टॉपिक में, वो क्या है. व्हेन गोल्ड रस्ट्स व्हाट शैल द आयरन डू, इसके अंदर जो सेंट्रल एक आइडिया है वो क्या है. अनेबल टू ग्रास्प द टॉपिक ऑफ द एसे.
कंटेंट वर इनएडिक्वेट एंड इररेलेवेंट, तो इररेलेवेंट भी तभी होगा जब आप उसके सेंट्रल थीम को समझेंगे नहीं, या अगर समझ भी गए तो आप ऐसे आर्ग्यूमेंट्स प्रोड्यूस करें जो उसकी सेंट्रल थीम के साथ रिलेट नहीं कर रहे, इररेलेवेंट चीजें आप कर रहे हैं, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है आपकी, ऑब्वियसली उस कॉन्सेप्ट को आप समझ ही नहीं पाए कि वो टॉपिक में आपसे क्या डिमांड कर रहा है। जैसे ये टॉपिक है जेंडर इक्वालिटी इज अ मिथ। अब जेंडर इक्वालिटी इज अ मिथ को बहुत ज्यादा लोग डिफरेंट तरीके से इंटरप्रेट किया। अब मैंने देखा कुछ लोगों ने जेंडर इक्वालिटी इज अ मिथ के टॉपिक को इस तरह इंटरप्रेट किया है कि क्या दोनों जेंडर्स जो हैं वो बुनियादी तौर पर क्या दोनों जेंडर्स इस वक्त इस हालात में दुनिया में इक्वल हैं कि नहीं, वो ये समझे इस टॉपिक से। जबकि इस टॉपिक की इंटरप्रिटेशन ये है कि क्या जो जेंडर इक्वालिटी कभी अचीव हो भी सकती है कि नहीं। सो द सेंट्रल आइडिया इज नॉट दैट you write your essay के इस दुनिया में gender equality is a myth because today women are oppressed all over the world and there is no equality between the two in any sphere, be it economic, social or political. This is not the interpretation of this essay. Obviously gender equality दुनिया में achieve कहीं पर नहीं हुई. Why would an examiner give such a straightforward topic? Gender equality is a myth का मतलब है कि जो बंदा कहेगा कि gender equality is a myth, वो ये कहेगा gender equality is a myth because men and women are essentially different and inherently have different characteristics, which is why they can never have identical outcomes. On the other hand, जो इसको oppose करेंगे वो कहेंगे कि नहीं, इनकी opportunities का फर्क होता है, both women and men are equally capable of doing everything. When given opportunities, they can become equal. And फिर obviously इसके अंदर डेप्थ में nuances के अंदर जाएंगे। ये जो दो मैंने बड़े खौफनाक से टॉपिक आपके सामने रखे हैं, दोनों का बुनियादी तौर पर मकसद तकरीबन एक जैसा ही है, दोनों का सेंट्रल थीम यही है। दिस वाज द एसे दैट आई अटेम्प्टेड इन माय एग्जाम, और ये दोनों बेसिकली डिसेंट और इख्तलाफ की इंपॉर्टेंस सोसाइटी के अंदर कितनी ज्यादा है उसके मुतालिक बात करते हैं। तो आइडेंटिफाई करना सेंट्रल थीम को बहुत जरूरी है। तीसरी चीज जो बहुत अहम है, आपका नॉलेज एंड कंटेंट के ऊपर बात है। इसीलिए एफपीएससी अपनी एग्जामिनर रिपोर्ट में लिखती है कि बहुत ज्यादा लोगों का शैलो नॉलेज है, रिसर्च बेस्ड फैक्ट्स नहीं होते, स्टेरियोटाइप आंसर्स, ये बहुत अहम बात है। हमारे यहाँ जो चूंकि एक कल्चर भी पाया जाता है कि लोग अकेडमीज में जाते हैं, नोट्स ले लेते हैं, ये चीजें करते हैं, और कहीं पर भी ज्यादातर ऐसे राइटिंग का स्किल नहीं सिखाया जाता बिकॉज इट्स कन्वीनियंट टू जस्ट गिव आउट द नोट्स। सो अब होता ये है कि बहुत ज्यादा लोग क्रैम कर लेते हैं सिमिलर मटेरियल को, और खास तौर पे जो स्टेरियोटिपिकल मटेरियल होता है उसको। स्टेरियोटाइप आंसर्स का मतलब वो है कि जो उसकी डेप्थ को कैप्चर नहीं कर रहे उस टॉपिक की या उस आइडिया की, वो एक बड़ी सुपरफिशियल सी बात है। अब जैसे अगर डेमोक्रेसी के ऊपर ऐसे है और आपने डेमोक्रेसी की डेफिनेशन देनी है, तो जो अब्राहम लिंकन की कोटेशन है फॉर द पीपल बाय द पीपल, वो एक आप रेफरेंस के तौर पे यूज कर सकते हैं, मगर दैट्स नॉट द डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी एंड इट्स वेरी शैलो ऑफ एनीवन कि अगर आप उसे एज अ डेफिनेशन कोट कर रहे हैं डेमोक्रेसी की, या आप एसेंशियल आइडिया कोट कर रहे हैं उसे एज अ डेमोक्रेसी का, तो वो बात नहीं है और वो जस्टिफाई भी नहीं करता डेमोक्रेसी के आइडिया के साथ ये कोटेशन। और चूंकि हर बंदा, और ऑलमोस्ट एक रवायत है कि हर बंदा डेमोक्रेसी को डिफाइन करते हुए ये कोटेशन लिख के तो डिफाइन कर आता है, तो दैट्स व्हाट अ स्टेरियोटिपिकल आंसर इज, दैट समथिंग दैट इज नॉट एक्चुअली रिफ्लेक्टिव of what the topic demands, and at the same time it is being produced en masse by the people owing to the fact कि लोगों को लगता है कि ये उसका आइडिया, but that's not actually the case. क्रिएटिविटी नहीं होती लोगों की, इंटेलेक्चुअल लेवल बहुत मीडियोकर है, और इंटेलेक्चुअल सिग्निफायर और कंटेंट के मुतालिक एफपीएससी ने मल्टीपल टाइम्स हिंट किया। चौथी चीज क्रिटिकल थिंकिंग, मैंने इसको आर्ग्यूमेंटेशन, आइडिएशन और फ्रेमिंग का नाम दिया, और ये हम पढ़ेंगे डिटेल में कि आर्गुमेंट क्या होता है, कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है। एफपीएससी कहता है कि नॉर्म्स ऑफ कॉन्फ्रंटेशनल डिस्कोर्स फॉलो नहीं हुए। अब इसके ऊपर मतलब दिस इज नॉट अ वेरी कॉमनली नोन टर्म कॉन्फ्रंटेशनल डिस्कोर्स, इट्स वेरी पेक्यूलियर आइडिया दैट certain people have disagreement as well what it constitutes, but basic उसका आइडिया ये है कि आप अपने आर्ग्यूमेंट को या अपने मुद्दे को, आपने अपने टॉपिक में जो अपना स्टांस लिया है उस स्टांस को आपने आखिरी हद तक, आखिरी दर्जे तक जाकर साबित करना है। आपने अपनी दलील, अपना इस्तदलाल इस तरीके से पेश करना है उस टॉपिक के, उस मौजू के मुतल्लिक कि उसके मुतबादिल या उसके मुतजाद जितने और नुक्ता नजर हैं आप उन सबको शिकस्त दे दें। यू हैव टू प्रूव योर आर्ग्यूमेंट टू द फुलेस्ट इन सच अ वे दैट यू कन्विंस एंड यू परसुएड द रीडर कि इसके अलावा जितने और नुक्ताए नजर हैं वो ठीक नहीं है। कॉन्फ्रंटेशनल डिस्कोर्स है ना, यू कन्फ्रंटिंग ऑल अदर एस्पेक्ट्स एज वेल, सो यू आर बेसिकली एसेंशियली सेइंग दैट योर आर्गुमेंट, योर टॉप, जो आपका पूरा ऐसे है, शुड बी सो लॉजिकली साउंड
argumentatively convincing and persuasive value should be high, इतनी के आप कन्विंस कर लेंगे यही आर्ग्यूमेंट ठीक है. सो इसी तरह वो मल्टीपल टाइम्स और भी जब रेफर करता है एफपीएससी के अंदर तो कि आइसोलेटेड सेंटेंसेस हैं रादर देन कोहेसिव पैराग्राफ्स, तो कोई आपस में लिंकेज नहीं बन रहा. और ये मैं आपको बड़ी डिटेल में साइन पोस्टिंग जब सिखाऊंगा तो उसमें बताऊंगा कि कैसे आपने आइसोलेशन नहीं करनी और कैसे आपस में एक कोहेजन आपने लेकर आनी है. कोहेरेंस, दोबारा उसने बात की. आइडियाज प्रेजेंटेड और रैंडम आइडियाज ना हो, लॉजिकल रीजनिंग. हम ये भी देखेंगे कि लॉजिकल रीजनिंग क्या होती है. तो ये वो बात है कि जैसे एक पैराग्राफ के अंदर बात होगी. अब जैसे अगर एक टॉपिक है डेमोक्रेसी एंड इलिटरेसी डू नॉट गो टुगेदर, तो उसके अंदर आप एक पैराग्राफ अगर लिख रहे हैं तो आपने ये क्लेम किया है कि डेमोक्रेसी एंड इलिटरेसी डू नॉट गो टुगेदर. फिर आप उसका एविडेंस क्या दे रहे हैं इस बात का. वो एविडेंस आपकी लॉजिकल रीजनिंग होगी, वो एविडेंस आपकी कोहेरेंस क्रिएट करेगा, वो एविडेंस आपकी कोहेजन पैराग्राफ के अंदर क्रिएट करेगा. द एविडेंस कुड बी के फॉर इंस्टेंस यू प्रेजेंट अ फैक्ट कि ये जी देयर इज अ पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन कंट्रीज विद हाई इलिटरेसी एंड लो लेवल्स ऑफ डेमोक्रेसी. तो वो आप कोट करेंगे एग्जांपल्स, एग्जांपल कोट किया आपने, फिर आप आगे सेंटेंस के साथ उसे कनेक्ट करेंगे कि दिस एविडेंस प्रूव्स दैट हाउ इलिटरेसी एंड डेमोक्रेसी डू नॉट गो टुगेदर. फिर आपने ये एविडेंस दिया, इसके अलावा आप आगे भी साबित करने के लिए मुख्तलिफ आर्ग्यूमेंट्स यूज करेंगे कि आप साबित करें कि इलिटरेसी और डेमोक्रेसी का आपस में किस तरह रिश्ता नहीं है, या इसके कॉन्वर्सली लिटरेसी और डेमोक्रेसी का आपस में कैसे रिश्ता है. तो वो आप बेसिकली डिफरेंट टेक्निक्स यूज करते हैं जो हम आगे देखेंगे, उनके अंदर बिल्ड करेंगे. एक दूसरी चीज ये बहुत अहम है. अब जैसे लेट्स से कि ये हमने बात की कि अगर आपने एक पैराग्राफ लिखा है कोई, तो उस पैराग्राफ में ही अक्सर कोहेरेंस नहीं होती और वो आइसोलेटेड सा होता है इन अ वे कि वो पैराग्राफ पिछले पैराग्राफ से कैसे रिलेट कर रहा है, वो पैराग्राफ टॉपिक से कैसे रिलेट कर रहा है. आपने हर पैराग्राफ को इंडिविजुअली पिछले पैराग्राफ से भी लिंक करना होता है और टॉपिक से भी लिंक करना होता है. ये बहुत अहम है. और दूसरी चीज ये कि आपके जो मुख्तलिफ डिफरेंट पैराग्राफ्स हैं वो सारे टॉपिक के साथ रिलेट कर रहे हो. तो और एक बात इसके अंदर ये कि आप मुख्तलिफ डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स यूज करते हुए अपने टॉपिक को प्रूव करें. तो क्रिटिकल आर्ग्यूमेंटेशन का स्किल इसके अंदर जरूरी है. क्रैम्प्ड नॉलेज, डल मोनोटनी और रेपिटेशन नहीं चाहिए. मल्टीप्लिसिटी ऑफ आर्ग्यूमेंट्स चाहिए, डाइवर्सिटी ऑफ एविडेंस चाहिए. फिर एक बात आउटलाइन से रिलेटेड जो की है कि आउटलाइन का स्ट्रक्चर सही अक्सर नहीं था और जो एस्पेक्ट्स आउटलाइन में डिस्कस किए हैं वो ऐसे में डिस्कस नहीं किए. तो ये भी एक बहुत बड़ा क्रिमिनल फ्लॉ है. अब मैं आपको इन जितनी हमने डिस्कशन किए या चीजें देखी हैं उससे चार जो चीजें हमने डिड्यूस की हैं उसमें मैं आपको बताता हूं अपना नुक्ता नजर. मेरे ख्याल से इंग्लिश ऐसे में एक प्री रेक्विजिट तो है कि आपकी बेसिक अंग्रेजी ठीक हो, आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर बुनियादी तौर पर ठीक हो, आपको हैज, हैव, इज, आर, एम, एस या ईएस या फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स कैसे यूज करनी है, बुनियादी इंग्लिश आपकी, बुनियादी लैंग्वेज आपकी ठीक हो, उसमें बेसिक कोई एरर्स ना हो, बहुत फंडामेंटल इंग्लिश के गलतियां ना हो. अगर आप में वो गलतियां हैं तो आप सबसे पहले अपनी ग्रामर पे काम करें, ओवर टाइम अपने आप को डेवलप करें. आपका ऐसा तब तक पास नहीं होगा जब तक आपकी बेसिक अंग्रेजी ठीक नहीं होगी, बिकॉज यू विल गेट एक्सपोज कि अच्छा ये तो बुनियादी तौर पर ठीक नहीं है, तो एग्जामिनर आपका ऐसे काट के आगे चला जाएगा. गिवन दैट I still don't think that having a good grammar or right expression will get you a good score or will have you passed in the exam. क्योंकि मेरे ख्याल से इंग्लिश ऐसे का मकसद एग्जाम में रखने का आपकी बेसिक अंग्रेजी या आपकी लिंग्विस्टिक स्किल्स टेस्ट करना नहीं है, क्योंकि वो ज्यादा अच्छी प्रेसी में डिस्कस होती हैं, वो ज्यादा अच्छी प्रेसी में टेस्ट होती हैं जहां आपके सिनोनिम एंटोनिम्स आपकी वोकैबुलरी चेक करते हैं, पेयर्स ऑफ वर्ड्स और इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस आपकी लैंग्वेज चेक करते हैं, ग्रामर डायरेक्टली आपकी चेक होती है, पंक्चुएशन डायरेक्ट चेक होती है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एक्टिव पैसिव्स ओकेजनली, प्रीपोजिशंस. प्रेसी आपकी लैंग्वेज की स्किल्स को टेस्ट करती है कि क्या आपको वर्ड्स पे इतनी कमांड है कि आप एक आइडिया पढ़ें, आप एक पैराग्राफ पढ़ें और उसका आइडिया भी बिल्कुल जाया ना होने दें और आप उसको कम अल्फाज में एक्सप्लेन भी कर दें, which is known as economizing your words, that you have a good economy of words. तो प्रेसी असेस करती है आपकी इंग्लिश लैंग्वेज की स्किल्स को और वो क्राइटेरिया है आपको प्रेसी का एग्जाम पास करवाने का. लेकिन ऐसे पास करने के लिए इंग्लिश लैंग्वेज एक प्री रेक्विजिट तो है, बट इट इज नॉट अ क्वालिफायर, नेसेसरी क्वालिफायर फॉर द एसे. What the FPSC wants to test in the essay is
these three things, और अगर इन तीन चीजों को मैं इस तरह एक्सप्लेन करूं that FPSC wants to see that can you create diverse set of arguments to prove the central theme, and the central theme will basically be based on your stance on the essay, your interpretation of the essay. Another way of saying that is that can you prove the central theme which is based on your stance by giving multiple and diverse arguments and examples. FPSC आपको 10 टॉपिक्स देती है तो वो आपके बेसिकली 3 स्किल्स टेस्ट कर रही है, आपकी क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स और आपकी टाइम मैनेजमेंट स्किल्स. थोड़ी मतलब आपकी ये समझे कि नॉट द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल बट ऑब्वियसली टाइम मैनेजमेंट स्किल एक इंपॉर्टेंट हो ही जाती है. सो एसेंशियली 2 चीजें, क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स. सबसे पहले एफपीएससी क्या देख रही है? एफपीएससी देख रही है कि क्या अगर आपको 3 घंटे का इम्तिहान दिया जाता है, 3 घंटे का टाइम दिया जाता है, उस 3 घंटे में 10 टॉपिक्स हैं आपके पास, तो क्या आप उसमें से राइट टॉपिक अपने लिए चूज करके उसे टाइम के अंदर अंदर ठीक तरीके से इंटरप्रेट कर पाते हैं? क्या उसके सेंट्रल थीम को, उसके आइडिया को कैप्चर कर पाते हैं आप? तो आपकी इंटरप्रेटिव स्किल्स चेक हो रहे हैं कि क्या डू यू हैव गुड इंटरप्रिटेशनल स्किल्स और नॉट, क्या आप इंटरप्रिटेशन ठीक कर सकते हैं चीज की कि नहीं, आप बात की बुनियाद को समझ सकते हैं कि नहीं. दूसरी वो फिर आपकी आइडिएशनल स्किल्स को टेस्ट करते हैं कि क्या आपने वो जो इंटरप्रिटेशन की है टॉपिक पे, उसके ऊपर आप डिफरेंट आइडियाज जनरेट कर सकते हैं. आप कितने आइडिएशनल हैं, आप कितने क्रिएटिव हैं, आप कितने नॉलेजेबल हैं कि आप उस पर डिफरेंट एस्पेक्ट्स, डिफरेंट डायमेंशंस, उसकी मोनोटनी नहीं, रेपिटेटिव नहीं, कि अगर आपने एक सोशल एस्पेक्ट किसी चीज का डिस्कस किया तो क्या आप उस पर इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, इंटरनेशनल एस्पेक्ट डिस्कस कर सकते हैं. सेल्फ हेल्प इज द बेस्ट हेल्प. अगर लेट्स से ऐसे है तो आपने इंडिविजुअल्स डिस्कस किए हैं, तो क्या आप नेशंस भी डिस्कस करते हैं, क्या आप उसे ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे भी डिस्कस करते हैं. सो कैन यू क्रिएट डाइवर्स आर्ग्यूमेंट्स which on their own do not look connected but all of them are connected with a very fine thread to the central idea of the topic. तो आइडिएशनल स्किल टेस्ट कर रहा है आपके, क्या आप डिफरेंट आइडिएशन क्रिएट कर सकते हैं. और तीसरा वो क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स में आपके आर्ग्यूमेंटेटिव स्किल्स को, आपके रीजनिंग को टेस्ट कर रहा है कि क्या आप लॉजिक और रीजनिंग यूज करते हुए आप अपने वो जो आपने आइडिया क्रिएट किया आइडिएशन के साथ, उस आइडिया को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्या आप उसे लॉजिकली एक आर्ग्यूमेंट की शक्ल दे सकते हैं. कि आपको एक आइडिया तो आया है, यानी जैसे कि डिसेंट बड़ा अहम है सोसाइटी में, वैल्यू ऑफ डिसेंट टॉपिक है, और मैं उस पर मैंने आइडिया क्रिएट किया कि हाँ मैं इसमें सुकरात की एग्जांपल लिखूंगा कि सुकरात ने कैसे डिसेंट किया था सोसाइटी में. तो मुझे इस पे क्या पूरा आर्ग्यूमेंट मैं क्रिएट कर सकता हूँ कि अच्छा जो सुकरात ने किया वो डिसेंट कैसे था और फिर उस डिसेंट ने सोसाइटी को किस तरीके से फायदा पहुंचाया, और क्या मुझे उसकी मिसालें मिलती हैं, क्या मुझे उसका एविडेंस मिलता है कि सुकरात ने सोसाइटी को फायदा पहुंचाया. ये पूरा आर्ग्यूमेंट बिल्ड करने का स्किल है. और क्या वो आर्ग्यूमेंट पिछले टॉपिक्स पैराग्राफ से किस तरह कनेक्टेड और ओवरऑल आइडिया से किस तरह कनेक्टेड है, ये आपकी आर्ग्यूमेंट बिल्डिंग स्किल्स हैं जो अगेन हम नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे. तो ये वो सारी चीजें क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स, ये सारी बातें आपके सोचने की हद तक आ गई कि क्या आपने इंटरप्रेट ठीक किया जहन में, क्या आपने ठीक आइडियाज जनरेट किए, क्या आपने उनके ऊपर आर्ग्यूमेंट, उनका एविडेंस यूज करते हुए ठीक तरीके से उन आइडियाज को साबित कर पाए कि नहीं. और आखिरी चीज कि क्या आप उसे कम्युनिकेट भी पेपर पे कर पा रहे हैं. ये सारी चीजें आपने जहन में सही इंटरप्रेट कर लिया, आपने जहन में आइडियाज भी जनरेट कर दिया, आपने आर्ग्यूमेंट जहन में सोच भी लिया कि मैं ऐसे ऐसे लिंक बनाऊंगा, लेकिन क्या आप उसे राइटिंग में ट्रांसलेट कर सकते हैं, क्या उसे पेपर पे उसी तरह कन्वे कर सकते हैं. कैन यू कन्वे टू द रीडर व्हाट यू आर थिंकिंग. तो ये बेसिकली वो स्किल्स हैं. So essay is a test of your ability to create diverse set of arguments which on their own might not seem connected, but you construct them in such a logical, reasonable fashion that when they are presented in the form of paragraphs, sequenced in a particular way, structured in a particular way, that they become an indivisible composite whole that completely explain the topic in its entirety in such a fashion that an impression is left on the minds of the reader that what this person is saying is absolutely true. So ये आपका required है ऐसे के अंदर, एक टॉपिक को सही तरीके से समझना और उस पर डाइवर्स आर्ग्यूमेंट्स इस तरीके से क्रिएट करना कि वो लॉजिकली आपके टॉपिक को आपके स्टांस के कॉन्टेक्स्ट में एक्सप्लेन सही तरीके से कर रहे हो. Those of you who are familiar with my style of teaching in other courses know that I occasionally hand out a lot of different resources. So what I've started doing in this particular lecture series is that at the end of every lecture, I'm going to select a theme and I'm going to give you some random videos. There could be on your self-motivation and there will be on
important knowledgeable concepts as well. हम कभी किसी हिस्ट्री का फिगर पकड़ लेंगे, कभी कोई पकड़ लेंगे. तो आज की थीम है लर्निंग, and I would recommend you guys to watch the videos that I recommend to you guys. इस तरह आपका आहिस्ता आहिस्ता एक तो आप मोटिवेट भी रहेंगे, एंड सेकेंडली वो जो एक कंटेंट का एस्पेक्ट है ना कि आपने आहिस्ता आहिस्ता अपना कंटेंट डिफरेंट चीजों में बिल्ड करना है, वो भी आपका आहिस्ता आहिस्ता बिल्ड होता जाएगा. एंड आई विल प्रेजेंट these suggest the videos which are very diverse in nature so as to build your content as we go along this lecture to make this whole lecture series very comprehensive and very fruitful as well. So I hope this lecture was helpful to you guys, and I hope that whatever discussion that we have in the subsequent lectures, you will guys take note and carefully listen to them and follow and practice what I would recommend to you guys. Thank you so much.